हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, आपको जैसे पता है कि हमारी 12th क्लास है और इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट आपका चल रहा है। और इसी के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने बजट रेखा को देखा, अधिमान वक्रों को देखा, किस प्रकार से जब वस्तु का रेट बदलता है तो किस प्रकार से हमारे वक्र जो बने होते हैं, जो ग्राफ होते हैं, उनमें किस प्रकार से आपका चेंज आता है। या जब अगर हम लोग वस्तु और हम इनकम की अगर आपकी बात कर रहे थे, अगर उसमें आय कम होती है आपकी, अगर मान लीजिए हमारा उपभोक्ता है, उसकी इनकम अगर आपका कम होती है, तो उस केस में ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस प्रकार होता है। घटते हुए में ग्राफ आपका किस दिशा में बनता है, बढ़ते हुए में किस दिशा में बनता है, ये हम लोगों ने देखा था। और साथ में हमने लास्ट टाइम जो भी आपका ये भी देख रहे थे कि किस प्रकार से जो आपका ग्राफ है, अगर एक वस्तु का रेट बढ़ता है दूसरी का नहीं बढ़ता, तो उस ग्राफ में किस प्रकार पॉइंट बनते हुए आपकी चीजें बढ़ती हैं। और हमने एग्जाम्पल में समझा था कि आम का रेट स्थिर था और आपका केले का रेट बढ़ गया था। और जैसा आपको पता है, हम लोग एम, तो हम किसी की आय मान रखे थे और नए जो आय थी, चाहे वो घटी हुई हो या आपकी बड़ी हुई, उसको एम डॉट से आपका डिनोट कर रहे थे। ऐसे ही हमने अपने वस्तु का जो आपका मूल्य था, हमने उसको पी रखा था। अगर आम का है तो आपका P1, आपका केला है तो आपका P2। अगर नई रेट जो हमको मिला है, चाहे कीमत बढ़ी हुई है चाहे आपका घटी हुई है, उसको हमने P.2 में या आपका P.1 में उसको नए रूप में रखा था। तो आज हम छोटा सा आपका ब्रीफ में पिछला रिवीजन भी करेंगे और आगे की तरफ हम लोग आगे बढ़ते भी चलेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे पुराने लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, सारी कक्षा को पढ़ रहे होंगे। आप सोच रहे हैं कि चैप्टर लंबा हो रहा है, लेकिन बच्चों इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने के लिए है, इसलिए हर स्टेप अपने आप में समय लेता है और हम हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ताकि हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, तो ज्यादा समय लेते हुए सीधे चलते हैं हम लोग डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, उपभोक्ता का जो आपका बजट सेट था, उस बजट आपका सेट को भी हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख लिए थे। और जो आपकी समीकरण थी, वो समीकरण के हिसाब से हम लोगों ने उन सब के विषय में बात की। क्या अब आपके समीकरण बन रही है, उन समीकरण को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन सबको देखा। दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि जो उपभोक्ता की आय थी, आय अगर चेंजेस हो रही थी, घट रही थी या बढ़ रही थी, किस प्रकार से उसका अंतर आ रहा था, उसको हम लोगों ने अपने चैप्टर के माध्यम से सीखा, पढ़ा और जाना कि किस प्रकार से उसमें चेंजेस हो रहे थे। क्लियर है बच्चों? इतना आपको समझ आना चाहिए। ठीक। उसके बाद आप देखिएगा, जब अगर आपका वस्तु का रेट आपका बदल रहा हो, यानी कि जो आय है वो आपकी नहीं बदली, जबकि जो वस्तु का जो जो रेट है उसमें कुछ चेंज आ रहा है, चाहे वो घट रहा हो बढ़ रहा हो, उस केस में भी हम लोगों ने ऐसा नहीं था कि हमारे पास दो वस्तु थी, आम और केला, इन दोनों में से केवल जो आपका आपका केला था, जो उसकी वस्तु का जो मूल्य था, जो आपका मूल्य बदल रहा था, उस बदलाव वाले मूल्य को हम लोगों ने अपने चैप्टर के माध्यम से पढ़ा, हमने उसको देखा और उसको जाना था बच्चों। क्लियर है? ये इतना आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि हम लोग लास्ट टाइम तक इसको देख रहे थे। उपभोक्ता के इष्टतम चयन की हम लोग की बात कर रहे थे कि उपभोक्ता में इष्टतम जो चयन है वो क्या है और उसका मीनिंग किस प्रकार से हम लोग आपका समझ रहे थे। बच्चों आपको ध्यान होगा, हमने इष्टतम चयन की जो आपकी परिभाषा थी, उसके परिभाषा को भी हमने बोर्ड पर लिखा था। हमने कहा था कि इष्टतम उस बिंदु को कहते हैं जहां उपभोक्ता अपनी समग्र आय को उस वस्तु पर खर्च करता है। कहा करता है? उस वस्तु पर जो उसको चाहिए, उस वस्तु पर अपनी इनकम को, अपनी आय को क्या कर देता है? पूरा खर्च कर देता है। हम लोगों ने इष्टतम जो उपभोक्ता का चयन था उसको हम लोगों ने देखा किस प्रकार से अशास्त्री ने इसमें साधारणतः ये आपका मान लिया गया था कि उपभोक्ता एक उपयुक्तशील होता है और उसे जानकारी होती है कि जिस वस्तु खरीद रहा है उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है और क्या स्थिति हुई है, और सदा इसका प्रयास करता है। हम लोग इन सब विषयों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से आपका देख पाए थे बच्चों, और पूरी बिंदु पर हम लोग आपका बात भी कर पाए थे। क्लियर है? आज हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे बच्चों, इष्टतम चयन की जो प्रक्रिया है थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे और हम एक एक चीज सारी स्टेप बाय स्टेप उन सब चीजों को पढ़ते हुए समझते हुए हम लोग अपने लेक्चर की तरफ आपका बढ़ चलेंगे। क्लियर है? जहां चीज मेरे को लगेगी कि हाँ वो आपको लिखाना चाहिए, आपको ज्यादा वो आपको फोकस कराना है, उसको मैं आपको ध्यान दिलाता चलूंगा। क्लियर है? अब देखिए, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं ताकि हमको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं और हम
अच्छे से मैं चैप्टर को कंप्लीट कर पाए। ऐसे बिंदु कोई है जहां स्थित होगा स्तंभ, स्तंभ बिंदु बजट रेखा पर स्थित होता है। अब देखिए हम बात करेंगे जो स्तंभ बिंदु बजट रेखा है, अगर हम लोग उसकी बात करें, पर बजट रेखा से नीचे स्थित बिंदु स्तंभ नहीं हो सकता। यानी कि जो हमारी बजट रेखा है, उस बजट रेखा से जो हमारा अपना सैटिस्फैक्शन बिंदु है, स्तंभ मान है, जहां उपभोक्ता अपनी समग्र आय खर्च कर सकता है, वो क्या नहीं हो सकता, जो हमारी बजट रेखा है उससे नीचे नहीं हो सकता। बजट रेखा से नीचे स्थित बिंदु की तुलना में बजट रेखा पर हमेशा एक ऐसा बिंदु होता है जिसे दोनों वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा होती है। अगर होगा भी तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी एक अधिक मात्रा चुननी पड़ेगी एक वस्तु की, दूसरी मात्रा भी कम नहीं होती है। अतः उपभोक्ता एकदिष्ट अधिमान वाले बिंदु, अब आप देख चुके हैं कि एकादिष्ट जो अधिमान वक्र है वो कैसा बनता है। हम लोग आज से, अगर तुम इस लेक्चर से 4-5 लेक्चर पुराना अगर आप लोग रिवीजन कर लोगे तो आपका वहां से बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ध्यान देना है। अतः उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट हो तो बजट रेखा के नीचे किसी भी बिंदु पर कोई भी ऐसा बिंदु होता है जिसे उपभोक्ता अधिकतम देता है। बजट रेखा के ऊपर ठीक बिंदु उपभोक्ता के उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए उपभोक्ता का स्तंभ बंडल सबसे अधिक मान वाला बंडल बजट रेखा पर स्थित होता है। बजट रेखा पर स्तंभ मंडल कहां स्थित होगा, जिस बिंदु पर बजट रेखा केवल अधिमान वक्रों में से ही किसी एक को स्पर्श करती हो। किसको करती हो, एक को स्पर्श करती हो, वही स्तंभ बिंदु होगा। यह देखने के लिए ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिए। बजट रेखा पर कोई भी बिंदु उस बिंदु को छोड़कर जिस बिंदु पर अधिमान वक्र को नहीं छूता है, किसी नीचे वाले अधिमान वक्र पर स्थित होता है और इस प्रकार निम्न स्तरीय होता है। ऐसा बिंदु उपभोक्ता का स्तंभ नहीं हो सकता। स्तंभ मंडल के चयन के रेखा बिंदु पर स्थित है जहां बजट रेखा अधिमान वक्र पर रेखाएं स्पर्श करती हैं। चित्र 2.12 में उपभोक्ता के स्तंभ को प्रदर्शित करते हुए x1 स्टार x2 स्टार पर बजट मार रेखा के काले बिंदु अधिमान रूप को आपका दिखाया गया है। अब देखिए ये पूरी चीज है। सबसे पहले हम आइए ग्राफ की बात कर लेते हैं और सीधा हम लोग आपका चल लेते हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी होगा कि क्या कैसे स्थिति है। देखिए ये आपकी आम है, ये आपका केला है और अधिमान वक्रों को, तो उसमें क्या है बच्चों कि आप लोगों ने बजट रेखा भी देखी है और जो अधिमान वक्र हैं वो भी देखे हैं। अगर आपने एक दिष्ट मान का ग्राफ आपने देखा हो, बजट रेखा ग्राफ मान देखा हो, तो वो कह रहे हैं कि कैसे स्पर्श कर रहा है, कैसे पॉइंट बना रहा है, वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, तो उसी का ग्राफ करके हम लोगों को दो वस्तुएं दिखाई हैं स्टार के रूप में कि यहां उनका मेल्ट पॉइंट हो रहा है एक दिष्ट मान का और जो आपके बजट रेखा वाला है। क्लियर है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब देखिए उपभोक्ता का स्तंभ बिंदु x स्टार 1 x स्टार 2 जहां पर बजट रेखा किसी अधिमान वक्र को स्पर्श रेखीय है, उपभोक्ता का स्तंभ बंडल प्रदर्शित करती है। कह रहे कि ये वो सबसे अच्छा बंडल है जहां पर उपभोक्ता अपनी पूरी आय को क्या करेगा बच्चों, खर्च करने के लिए आपका बिल्कुल तैयार रहेगा। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा इससे आगे देखते हैं और आज हम बात करेंगे मांग की। इतना इंपॉर्टेंट जितना था मैंने आपको बता दिया, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मांग की। मांग क्या है, अब किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम मांग को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको हम लोग भी आपका देखेंगे कि आप बच्चों किसको मांग बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मांग का मीनिंग क्या है। देखिएगा बच्चों, अगर हम लोग बात करें खाली क्वेश्चन अगर फॉर्मेट को हम लोग बना लें और क्वेश्चन फॉर्मेट को हम लोग देखें कि मांग क्या है। देखिए मांग क्या है, आइए इस पर अगर हम लोग बात करें तो वस्तु की वह मात्रा जो
एक दी गई कीमत पर किए गए, एक से बच्चों, वस्तु की वह मात्रा जो एक व्यक्ति दी गई कीमत पर दिए गए समय में खरीद या खरीदी जाती है, मांग कहलाती है। क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। देखिए क्या लिख रहे हैं इसके बारे में। वस्तु की वह मात्रा जो एक दी गई कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है, वह मांग कहलाती है। यानी कि एक निश्चित जो भी कोई समय दिया है, उस समय में जो भी आप पर मात्रा दी गई है और उस कीमत पर उस समय में खरीदी जाती है, हम इसको क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग उसको मांग कहते हैं। आइए कुछ फिर हम बाद में आपका जो मांग के नियम है उसको भी हम पढ़ेंगे। पूर्व खंड में देखिए, मांग पर आप लोग ध्यान दीजिए। पूर्व खंड में हमने उपभोक्ता की चयन की समस्या को पढ़ा कि किस प्रकार को उसको वस्तु को चयन करने में, यानी कि जो आपका बंडल था उसको चयन करने में क्या क्या समस्या आ रही थी, हमने उस पूरी समस्या को पढ़ा था। वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और उसके अधिमान में दी गई स्थितियों को उपभोक्ता के इस सम मंडल के व्युत्क्रमानुपाती हमने देखा। यानी कि उनके कैसा देखा हमने? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल देखा था। क्लियर है कि वस्तुओं की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता इष्टतम रूप में करता है, वस्तु की कीमत, अपनी कीमत, अन्य उपभोक्ता की वस्तु की कीमतों, उपभोक्ता की आय और उसकी रुचि तथा अधिमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तु की कीमत, रुचि एवं अधिमान को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है, को वस्तु की मांग कहते हैं। देखिए आपको ध्यान देना है। एक यहां देखिए, उपभोक्ता की आय और उसकी रुचि अधिमान पर निर्भर करती है कि किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता को कीमत की रुचि व अन्य मानों पर निर्भर रखते हुए उसको खरीदने को तैयार और क्षमता रखता है कि वह वस्तु की मांग कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वस्तु की मांग कहलाती है। इनमें से एक या एक से अधिक परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा में परिवर्तन आने की संभावना हो जाती है। यहां हम इनमें से एक समय में परिवर्तन को बदलकर अध्ययन करते हैं कि कैसे उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा परिवर्तन से संबंध है। क्लियर है? तो हम इन सबको देखेंगे कैसे उसमें जो उपभोक्ता की चयन है उसमें जो वो कुछ, अगर आपका जो उसका नंबर है, जो क्वांटिटी दी है, अगर उसमें कोई आपका चेंजेस आ रहे हैं तो चेंजेस आने में किस प्रकार से आपकी चीजें होती हैं, क्या उनका बदलाव है, हम उनको समय के साथ कैसे परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, इन सब विषय को हम लोग उससे संबंधित चीजों में समझ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, ये जो आपका ग्राफ मिला है ये है कीमत और ये है मात्रा। जैसे पहले यहाँ उपभोक्ता की जो चयन की समस्या थी, वो चयन की समस्या को आप देख रहे थे, यहाँ हमेशा आम होता था और यहाँ आपका जो क्या था, केला, वो होता था बच्चों। हम इसकी जगह ये देख रहे हैं। अब हम लोग चयन की समस्या थोड़ी ना देख रहे हैं, अब तो हम डिमांड की बात कर रहे हैं कि मांग क्या है। क्लियर है? तो मांग का अगर हम लोग जनरली बात करें तो मांग का ग्राफ ये बनता है Px इक्वल टू एफ ब्रैकेट में P। ये फंक्शनल है वैसे। क्लियर है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से हम लोग साधारण जो चित्र बनता है मांग का, वो इस प्रकार से ग्राफ आपके सामने है। आइए हम लोग कुछ बात करते हैं मांग वक्र तथा मांग का नियम। इसको हम देखते हैं कि मांग वक्र क्या है और जो आपका मांग है उस मांग का नियम क्या है,
उस नियम की हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? चलिए, मांग के नियम की कुछ शर्तें पढ़ते हैं और मांग वक्र भी पढ़ते हैं, ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। क्लियर है? ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए, मांग के नियम, जो मांग है उसके नियम की बात करें, के नियम में, के में कर लो, के कर लो, जो आपको लिखना है, के कुछ शर्त। वो क्या देख रहा है कि बच्चों जो कुछ उनके शर्त हैं या नियम है, हमें उनको पढ़ना है। उनकी शर्तें हैं, उन लोगों को हमको देखना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम मांग के नियम बात करें, आय में परिवर्तन, आय का जो आपका परिवर्तन है, आय में परिवर्तन ना हो, यानी जितनी भी इनकम है उसमें कोई आपका बदलाव ना हो। क्लियर है? दूसरा देखिएगा, वस्तु साधारण हो। कैसी हो? साधारण हो। तीसरा समझिए बच्चों, अगला देखिए, वस्तु के गुण में परिवर्तन ना हो। क्या ना हो? जो वस्तु का जो गुण है, जो उसकी क्वालिटी है, उसमें क्या ना हो, किसी प्रकार का आपका चेंज ना हो, किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन जो है वो आपका ना हो। उपभोक्ता के आदत, यानी जो उसकी हैबिट है, आदत में बदलाव ना हो, यानी जो उसकी हैबिट बनी हुई है, जो चीजें वो खरीदता है जिस प्रकार की हो, उसमें भी कोई आपका बदलाव ना हो। और दूसरा, भविष्य में कि जो, देखिए मैं इसको लिख देता हूं कि जो आपका भविष्य में, यानी कि जो आपका फ्यूचर है, भविष्य में वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। ये सारे कैसे हैं? ये सारे बच्चों आपके मांग के नियम हैं कि क्या हो, आय में परिवर्तन ना हो, वस्तु कैसी हो, साधारण हो, वस्तु का अगर कोई वस्तु में क्वालिटी है, उसका गुण है, उसमें परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की आदत में बदलाव नहीं होना चाहिए, और भविष्य में वस्तु की कीमत की परिवर्तन की जो संभावना है वो भी आपकी क्या है बच्चों, वो भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इसमें। देखिएगा, आप देखिए, जो आपका मांग वक्र है, इसको थोड़ा समझना है आपको, इंपॉर्टेंट है मांग वक्र। देखिए, किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच
के संबंध को मांग वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मांग वक्र कहते हैं। समझिए, मांग वक्र को आप ऐसे समझिए कि अगर प्रश्न आ जाए कि मांग वक्र क्या है, तो आप कहेंगे किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच जो संबंध है, क्या है? उस वस्तु की कीमत के बीच जो संबंध को मांग वक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? मांग वक्र बोलते हैं। क्लियर है? अगर हम लोग मांग वक्र की इससे आगे बात करें, आप लोग इसको देख लीजिए बच्चों, किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं? मांग वक्र कहते हैं। आगे देखिए, थोड़ा आपको समझना होगा कि जो वस्तु की मांग है, देखिए समझिए, मांग वक्र की जो ढाल है, इसको परिवर्तन भी कहते हैं, देखिए ये किस पर निर्भर करती है? कीमत में परिवर्तन, जो आपकी कीमत है उसमें जो आपका चेंज होता है, में परिवर्तन अपॉन मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। मात्रा में बच्चों परिवर्तन, यह आपको ध्यान रखना है। यह डिपेंड करता है कि मांग वक्र का ढाल क्या है। तो आपका पता पाना चाहिए कि मांग वक्र का मांग है कीमत में परिवर्तन अपॉन मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। इस बात का डिपेंड करता है। अब देखिए, आप जो ग्राफ देख रहे थे, उस ग्राफ में जो आपका नंबर दिया गया है कि ये x और p क्या है, इसको हम जो है बच्चों कल अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से उसको डिफाइन कर लेंगे कि क्या चीज है, कैसे उसकी वस्तु है, क्या मांग वक्र में डिफरेंसेस हैं, कैसे मांग वक्र बनता है, क्या उसकी स्थिति है, उन सबको हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत वो आपका देख लेंगे और उसमें उसकी हम लोग बात कर लेंगे। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है।